दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे जो नक्शे पर हमारा अभ्यास है वो हमें और तेज कर देना चाहिए। इसके अलावा जो भी पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा की है, एक बार उनको भी देखते हुए चलना है आपको। तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे बीते सप्ताह आपको दिए गए अभ्यास प्रश्न से और देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण खबरें इस सप्ताह चर्चा में रही हैं उनको हम नक्शे में एक बार देख पाएं और उनको मार्क कर पाएं अपने मानचित्र पर। पिछला अभ्यास प्रश्न जो आपको दिया गया था, प्रश्न था एक व्यक्ति हल्दिया से कन्याकुमारी तक समुद्र तट के साथ एक छोटी नौका से यात्रा करता है। उसे निम्नलिखित नदियों के मुहाने किस क्रम में मिलेंगे? और नदियां कौन कौन सी दी हैं? स्वर्ण रेखा, वंशधारा, स्वर्णमुखी और वेपर। तो आपको सही कूट का चुनाव करके इसमें उत्तर देना था। तो इसको समझिए थोड़ा, कहाँ से कहाँ की ओर चल रहा है और कैसा क्रम बनेगा। तो हल्दिया से कन्याकुमारी, हल्दिया कहाँ है? कोलकाता के निकट, यानी कि पश्चिम बंगाल में, और कन्याकुमारी तक इसको जाना है। तो कौन कौन से इसको रास्ते में नदियां मिलने वाली हैं, एक एक करके देखते हैं। तो अगर ये हल्दिया के पास से निकलेगा यह व्यक्ति, तो उसको पहले मिलेगी ओडिशा के पास मौजूद, ओडिशा में जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी, जो कि आपको इस वाले नक्शे में ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। ये हिस्सा दिया हुआ है इस तरह से, जो कि यहाँ पर जा कर के फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। तो देखेंगे तो झारखंड के पास से जो छोटा नागपुर का पठार है, इससे निकलती है। तो पहला क्रम में मिलेगी स्वर्ण रेखा, एक एक करके देखते जाएंगे। पहला, दूसरी, वंशधारा कहाँ पर है इसको देखें। तो दूसरे नंबर पर वंशधारा नदी मिल जाएगी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है और यहाँ पर आपको इस वाले नक्शे में भी दिख जाएगी। उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पर जो मिलेगी वो होगी स्वर्णमुखी। ठीक है, तो स्वर्णमुखी नदी तीसरे नंबर पर, पहली, दूसरी, तीसरी, और फिर मिलेगी वेपर, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये है वेपर नदी। और फिर वो आगे जा कर के कन्याकुमारी तक, जो कि तमिलनाडु का एक हिस्सा है, एक शहर है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसका क्रम होगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन ए में ये क्रम मौजूद है। आप में से कई लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, जिनका सही नहीं है वो एक बार फिर से देख लेंगे नदियों को कि क्रम कैसे आपको बिठाना है और किस क्रम में लगभग उत्तर से दक्षिण की ओर आगे बढ़ना है। अब पहले प्रश्न से शुरू करें और खबर, हाल ही में तुर्की में आए एक विध्वंसक भूकंप के कारण हुई तबाही से हुई मौतों का आंकड़ा 40,000 को भी पार कर गया है। इस दौरान तुर्की के राजदूत ने राहत कार्यों में भारत के प्रयासों की सराहना की है। तो जो अभी भूकंप आया है उससे लगभग सभी लोग वाकिफ होंगे, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का वहाँ पर भूकंप था। भारत ने भी राहत कार्यों में हिस्सा लिया है, जिसके चलते ये खबर आई है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुर्की का अधिकांश हिस्सा एनातोलियाई लघु प्लेट पर स्थित है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर भूकंप वगैरह कुछ भी आते हैं, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तो भौगोलिक दशाएं और भौगोलिक जो अवस्थितियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस लिहाज से जो तुर्की का हिस्सा जिस प्लेट पर मौजूद है वह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भूकंपीय जो गतिविधियां हैं वो प्लेट बाउंड्री से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं और इसके कारण उसकी उत्पत्ति को समझने के हम प्रयास करते हैं। दूसरा कहा गया है, ईरान के पठार और एनातोलिया के पठार वैसी ही भूगर्भिक घटनाओं के कारण निर्मित हुए हैं जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सही है, एक एक करके समझे। पहला, तुर्की का अधिकांश हिस्सा एनातोलियाई लघु प्लेट पर स्थित है। जो प्लेट बाउंड्री की बात है, इस नक्शे में आपको जो पूरी पृथ्वी के अंतर्गत प्लेट बाउंड्रीज मौजूद हैं वो दिख जाएंगी। अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको मोटे तौर पर 7 वृहद प्लेटें दिखाई देंगी। इसके अलावा बाकी की प्लेटों को लघु प्लेटों के रूप में हम वर्णित करते हैं। 7 वृहद प्लेटों में पहली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरी साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरी आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट, चौथी अफ्रीकन प्लेट, पांचवी आपको मिलेगी अंटार्कटिक प्लेट, छठी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके बाद 7वीं है पैसिफिक प्लेट। जो मेन प्लेट है इनको बड़ी प्लेट के अंतर्गत गिना जाता है। अब जो छोटी प्लेट है, छोटी में भी बड़ी प्लेट आएगी, जैसे कि नज़्का प्लेट जो लघु प्लेट है उनमें बड़ी है। इसी तरह आपको यहाँ मिल जाएगी अरेबियन प्लेट, और इसी तरह एक प्लेट होगी एनातोलियन प्लेट, जहाँ पर तुर्की मौजूद है। तो जो पहला वाला कथन है ये सही है, लघु प्लेट पर तुर्की का अधिकांश हिस्सा एनातोलियाई पठार पर है। दूसरा क्या है, ईरान के पठार और एनातोलियाई के पठार वैसे ही भूगर्भिक घटनाओं के कारण निर्मित हुए हैं जैसे हिमालय। तो इसको आप समझिए
कि जो प्लेट बाउंड्री है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर विभाजित है, ठीक। और यहाँ पर अरेबियाई प्लेट है और ये पूरी यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है, और कुछ हिस्से यहाँ पर टूट रहे हैं, यानी बड़ी प्लेटों से ही छोटी छोटी जो प्लेटें हैं वो भी निकलती हैं। तो जो हिमालय का निर्माण है, अगर आप उसकी गतिविधियों को समझें तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। दो बड़ी प्लेटों के टकराने से, या हम कहें भारत वाली प्लेट को फिर यूरेशियाई प्लेट से टकराने के चलते हिमालय का निर्माण हुआ है। कुछ ऐसी ही टक्कर एक इस क्षेत्र में भी मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये निर्माण वैसा ही है। हालांकि जो हिमालयन प्लेट है वो इससे ज़्यादा पुरानी है, 40 से 50 मिलियन वर्ष, और जो ये वाली है ये 5 से 25 मिलियन वर्ष के आसपास इसको समय हुआ है। तो अगर नई पुरानी का कोई कथन बन जाए तो उसमें हिमालयन प्लेट तुर्की वाली प्लेट की तुलना में ज़्यादा पुरानी है। दूसरा, अगर आप ये देखें कि कौन सी प्लेट किसके अंदर गई है, यानी दो प्लेटों के टकराने के दौरान एक प्लेट अभिसरित भी होती है, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि जो इंडियन प्लेट है इस तरह से अंदर गई है। बाकी हर जगह जहाँ पर आपको ये एरो अंदर की ओर दिख रहा है, मतलब उस दिशा में बाकी की प्लेट अंदर की ओर गई होगी, ठीक है। तो ये वाली जो दूसरा कथन है ये भी सही है। कौन से सही है? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगली न्यूज़ कहती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कहा कि इक्वेटोरियल गिनी ने कम से कम 9 लोगों की मौत के बाद मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की पुष्टि की है, जिसे इबोला के समान ही अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस माना जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति नाइजर नदी के मुहाने से कॉन्गो या फिर इसको जायरे भी कहते हैं, नदी के मुहाने तक तट के साथ एक जलयान से यात्रा करता है या करना चाहता है। निम्नलिखित में से किस देश का तट इसके मार्ग में नहीं आएगा, यह आपको बताना है। प्रश्न में दिया हुआ है इक्वेटोरियल गिनी, अंगोला, नामीबिया, बी और सी दोनों। कहाँ से शुरू कर रहा है? नाइजर नदी के मुहाने से कांगो नदी के मुहाने तक का जो तट है उसके साथ यात्रा करेगा। नक्शे में दोनों ही स्थितियां हमको पता होनी चाहिए, नाइजर नदी कहाँ है और कांगो नदी कहाँ है, इसका तट कहाँ पर है। तो नाइजीरिया में आपको नाइजर नदी मिल जाएगी, जो कि दक्षिण की ओर जाकर के फिर प्रवाहित होती है, एक डेल्टा बनाती है, इसको डेल्टा ऑफ नाइजर बोलते हैं, ठीक। तो ये हिस्सा आपको इस वाले मैप में ज़्यादा बेहतर तरीके से दिख जाएगा यहाँ। तो कांगो नदी जाकर के जब अटलांटिक ओशन में मिलती है तो DRC एक देश का नाम है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बीच से जाकर के उससे और अंगोला के बीच की सीमा बनाते हुए गुजरती है। अब इसमें कौन कौन से देश नहीं शामिल होंगे इसको समझ लें विकल्पों के हिसाब से। इक्वेटोरियल गिनी, अंगोला और नामीबिया, हमें 3 देशों को देखना है। तो इक्वेटोरियल गिनी यहाँ पर है, ठीक, अंगोला यहाँ पर है, ये हिस्सा है। और यहाँ पर एक विशेष बात और आपको याद रखनी है कि अंगोला केवल यहाँ तक ही नहीं है, अंगोला उसके ऊपर जो DRC की सीमा है, DRC के पास छोटा सा तट यहाँ है, और उसका एक और हिस्सा अंगोला का एक एनक्लेव यहाँ पर भी मौजूद है। बेसिकली अंगोला के बीच से फिर कॉन्गो को छोटा सा तट मिला है जहाँ पर ये नदी गुजरती है, तो अंगोला इसमें शामिल है ही। तीसरा दिया हुआ है नामीबिया, तो नामीबिया आप देखेंगे इसके दक्षिण में है, यानी ये इसमें शामिल नहीं होगा। अब एक कंफ्यूज करने के लिए कई बार विकल्प डी भी दे दिया जाता है, इसमें बी और सी लिख दिया है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि इस तरह से बनाया तो हो सकता है यही हो, लेकिन इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, तो ये उत्तर होगा। अब अगली खबर, पिछले 3 महीनों से पेरू में विद्यमान राजनीतिक उथल पुथल के बीच चल रहे नॉन स्टॉप विरोध प्रदर्शनों ने देश को अव्यवस्थित कर दिया है। पेरू को लेकर खबर है। इसी क्रम में मीडिया की खेमेबाजी असंतोष की इस प्रचंड आग में घी का काम कर रही है। बेसिकली जैसा हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कोई भी घटना हुई उसमें मीडिया का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस घटना को बड़ा दिखाने के लिए या फिर उसको दबाने के लिए। तो प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध ट्रांस ओशनिका राजमार्ग, या इसी को कह रहे हैं ट्रांस ओशनिक हाईवे, निम्नलिखित में से किन देशों से गुजरता है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली या और पेरू। तो आपको उत्तर में बताना है कि किन देशों से गुजरता है। क्या नाम है दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध ट्रांस ओशनिका हाईवे? दक्षिण अमेरिका का जो पूरा नक्शा है जहां से गुजरता है इसमें आपको दिया हुआ है, दिख जाएगा। ट्रांस ओशनिक जो हाईवे है वो आपको यहाँ पर जो एक ब्राउन कलर से पट्टी जाती हुई दिख रही है कुछ इस तरह से, ये है। ये किन देशों से जा रहा है? देखिए ब्राज़ील से ये निकलता है, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर से शुरू होकर फिर आगे जाएगा साओ पोलो पे,
और साओ पोलो से फिर आगे बढ़ेगा और ब्राज़ील का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा इसमें कवर होता है, और फिर यहाँ पर रियो ब्रांको और आगे बढ़ते हुए फिर पेरू के लीमा तक पहुँचेगा। बीच में भी कुछ जो शहर आएंगे महत्वपूर्ण है, जैसे कि कुस्को। कुस्को का नाम महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा इस नक्शे में देखेंगे हमें ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। कुस्को वो शहर है जहाँ पर माचू पिचू के अवशेष मौजूद हैं। ये बेसिकली इंका सभ्यता का एक क्षेत्र रहा है जहाँ पर आज के समय अवशेष पाए जाते हैं। इस तरह की जो आप अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो सभ्यताएं हैं उसमें इंका सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नाम है, दूसरी आपने मायन सभ्यता सुनी होगी, और तीसरी एक और सभ्यता थी इर्स्टिक। ये इनमें से ही एक का क्षेत्र है। तो इसमें केवल 2 ही देश आएंगे। तो तीसरे को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से आ रहा है, ऐसे निकल जाएगा, और जो बोलीविया है यहाँ से एक हाईवे आकर बाद में से ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये इसका भाग नहीं है। तो इसमें 2 ही देशों का नाम आएगा, ब्राज़ील और पेरू, पहला और चौथा। इसमें चिली और अर्जेंटीना शामिल नहीं होंगे। अगली खबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने तटीय इलाकों वाले और छोटे द्वीपीय देशों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए समुद्र के बढ़ते स्तर से उत्पन्न खतरे की चेतावनी दी है, क्योंकि नए आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1900 के बाद से समुद्री जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। इसको लेकर के पहले भी कई सारी बैठकों में चर्चा हुई है। जो द्वीपीय देश हैं उनको जल में डूब जाने का खतरा पहले से बना हुआ है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने की बात की जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण अपनी भूमि खोने के संदर्भ में सर्वाधिक सुभेद्य हैं? ऑप्शन में है बोलीविया, अंगोला, बोत्सवाना, उरुग्वे, ऑस्ट्रिया, रोमानिया। आपको इसमें से बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। इस प्रश्न में एक छोटी सी बात को ध्यान से समझिएगा कि क्या कहा है, कौन से देश समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण अपनी भूमि खोने के संदर्भ में सुभेद्य हैं। सीधी बात यह है कि जो समुद्र तट का बढ़ता हुआ जल स्तर है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश होगा? वही देश होगा जो तटीय है, जिसके पास तट रेखा समुद्र से जिसकी लगती है, या फिर जो द्वीपीय देश है जो पूरी तरह से समुद्र में मौजूद है। उसके बाद जब वह पूरी तरह से डूब जाएगा फिर जो खतरा है बाकी के देशों की ओर आगे बढ़ेगा। तो हम उन देशों की यहाँ पर पहचान करेंगे जो तट अपना साझा करते हैं, जैसे कि बोलीविया। बोलीविया को आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य तौर पर ज्यादा सुभेद्य कौन सा होगा? उरुग्वे, जिसके पास समुद्री तट है। तो एक देश मिला उरुग्वे। दूसरा आप देखेंगे बोत्सवाना, लैंडलॉक है, कोई दिक्कत नहीं। अंगोला, अंगोला के पास तट है। तीसरा आप देखेंगे रोमानिया, रोमानिया के पास काला सागर का तट है, इसको ज्यादा सुभेद्य आप मानेंगे। जबकि ऑस्ट्रिया को आप देखेंगे तो ये लैंडलॉक्ड है, जो कि विकल्प में दिया हुआ है। अब कुछ ऐसे विकल्पों का आपको चुनाव करना है कि जिसमें रोमानिया, अंगोला और उरुग्वे शामिल हो ही, उसके अलावा अगर कुछ और होगा तो हम देखेंगे। लेकिन अगर किसी भी विकल्प में इनमें से कोई भी देश छूटता है तो वो सही उत्तर नहीं होगा। ये पीछे यहां पर है। तो अंगोला, उरुग्वे और रोमानिया, 2, 4 और 6 जिसमें है वो सब में उत्तर बेहतरीन रूप से आप टिक कर पाएंगे। लेकिन बाकी के अगर आप विकल्पों को भी तलाशें तो जैसे कि इस वाले में देखिए 6 नहीं दिया हुआ है, इसमें 4 नहीं दिया हुआ है और इसमें भी 4 नहीं दिया हुआ है, यानी ये सही उत्तर नहीं हो सकते। अगर ये तीनों दिए होते फिर कोई और विकल्प होता, उसके बाद आप इसे सोच सकते थे। लेकिन इसके हिसाब से उत्तर होगा ऑप्शन डी, सबसे सही उत्तर, यानी जो देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा डूबने का खतरा हो सकता है। अगली खबर, हाल ही में साइप्रस, जिसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कह रहे हैं, वहाँ पर हुए राष्ट्रपति चुनाव में वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइटस, इनका नाम है, उनको अगला राष्ट्रपति चुन लिया गया है। प्रश्न ये है कि 3 कथन हैं, उसमें से आपको विकल्प चुनना है। पहला कहता है कि साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है। दूसरा, भौगोलिक रूप से यह यूरोप की तुलना में एशिया के अधिक निकट है। तीसरा, यह सीरिया की तुलना में मिस्र के अधिक निकट है। पहला देखें कि साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है या फिर नहीं है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। साइप्रस निश्चित तौर पर यूरोपीय संघ का सदस्य देश है, जहाँ पर करंट मेंबर्स आपको नीले रंग से दिखाए गए हैं और ये 2020 तक का इसमें डेटा है। तो इसमें जो यूनाइटेड किंगडम है वो निकल चुका है, उसके बाद से कोई और अपडेट होता तो हमें मिलता, लेकिन अभी के लिए यही है। और जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो सफ़ेद रंग से दिखाए गए हैं, जैसे कि बोस्निया। ऑफिशियल कैंडिडेट जो कि दावेदारी रख रहे हैं वो आपको हल्के नीले रंग से दिखाए गए हैं।
तो पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा, यह भौगोलिक रूप से यूरोप की तुलना में एशिया के अधिक निकट है। अभी आपको यहाँ दिखेगा, तो यूरोप की तुलना में एशिया के अधिक निकट कहाँ पर है? ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागर का पूर्वी हिस्सा, और यहाँ पर मौजूद है साइप्रस। ये इसकी लोकेशन है, निकोशिया इसकी कैपिटल है, ठीक है, और ये इसकी तुलना में ज्यादा निकट है एशिया के। तीसरा, यह सीरिया की तुलना में मिस्र के अधिक निकट है। इसको देखेंगे इस नक्शे पर, ऐसे जोड़ लीजिए। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर सीरिया ये है साइप्रस, और ये है मिस्र। आपको दिख जाएगा कि मिस्र से दूरी ज़्यादा है और सीरिया के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। इसके अलावा एक और बात आपको जो समझनी है, अगर आप इसका मैप देखें तो जो साइप्रस का मैप है उसमें आपको पता चलेगा कि ये आइलैंड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड भी है। कुछ क्षेत्रों को लेकर यहाँ पर विवाद है। जैसे जो वाइट कलर से पोर्शन दिख रहा है वो साइप्रस का मेन क्षेत्र है, मुख्य भूमि है, जो कि ग्रीक क्षेत्र से संबंधित है, और ग्रीक साइप्रस इसको माना जाता है, जिसका नाम साइप्रस हम पढ़ते हैं। उसके अलावा जो इसका पीले रंग से आपको क्षेत्र दिख रहा है ये तुर्की के अंडर में है। तुर्की इसको अपना भाग मानता है और ये एक तरीके से स्वघोषित है। इसको बाकी किसी और देश ने मान्यता नहीं दी है। ये हिस्सा पूरा तुर्की के पास है। इसकी जो कैपिटल यहाँ पर आपको दिखेगी निकोशिया, इसका कुछ हिस्सा तुर्की द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है, बाकी हिस्सा साइप्रस द्वारा। जो आपको यहाँ पर पीले रंग से क्षेत्र दिख रहे हैं ये बेसिकली बेस एरिया है यूके का, जो कि उनका क्षेत्र माना जाता है। तो इसका विभाजन कुछ इस तरह से है। बीच में आपको दिखेगा यूएन के द्वारा बनाया हुआ बफर जोन, ताकि किसी तरह के डिस्प्यूट से बचा जा सके। तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? पहला दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगली खबर। हाल ही में न्यूजीलैंड में आए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात गैब्रियल के कारण व्यापक जनधन की हानि हुई है, जिसके बाद यहां राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब न्यूजीलैंड के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। पहला, इसके दोनों प्रमुख द्वीप व्यापारिक पवनों यानी कि ट्रेड विंड्स के क्षेत्र में है। दूसरा, न्यूजीलैंड में चलने वाली वैश्विक पवनें इसके पश्चिमी तटों से टकराती हैं। तीसरा, इससे कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो पहला देखें कि दोनों प्रमुख द्वीप व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में है या फिर नहीं। ये न्यूजीलैंड का नक्शा है। अगर आप पूरे पृथ्वी के नक्शे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड मिल जाता है। जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके दो प्रमुख आइलैंड हैं, उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड, और तस्मान सागर यहाँ पर है। अब क्या कहा गया है कि ट्रेड विंड्स के क्षेत्र में है। इसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे 35 से कुछ उत्तर तक ही जाता है, 33-34 तक, और यहाँ पर देखेंगे तो 47-48 तक ये पहुँच जाएगा। ट्रेड विंड्स का अगर आप एरिया देखेंगे, व्यापारिक पवने जिन्हें कहते हैं, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक है। बेसिकली ये आएगा 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक। तो यहाँ पर जो पवने हैं व्यापारिक पवने नहीं होंगी। कौन सी पवने होंगी? पछुआ पवने। तो पछुआ पवनों का प्रभाव देखने को मिलेगा, ना कि ट्रेड विंड्स का या व्यापारिक पवनों का। दूसरा, न्यूजीलैंड में चलने वाली जो वैश्विक पवने हैं इसके पश्चिमी तटों से टकराती हैं। तो आप जानते हैं कि पछुआ पवने किस दिशा की ओर जाएंगी? बेसिकली ऐसे। तो इसके पश्चिमी तट से ही टकराएंगी यहाँ से आकर के। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। उसके बाद इसके कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। ये बात सही है। हालांकि ये जो क्षेत्र है अपने आप में घोषित रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है, फिर भी समुद्री जलवायु पाई जाती है और ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। ये स्टेटमेंट सही है। गलत कथन पूछा गया है तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। केवल एक जो पहला कथन है वो गलत है। आगे बढ़े। हाल ही में फिलीपींस ने एक चीनी तटरक्षक जहाज पर एक आरोप लगाया है कि इस जहाज ने उसके एक जहाज पर मिलिट्री ग्रेड लेजर लाइट निर्देशित की है, जिसके बाद चीनी राजदूत को तलब किया गया है। इस क्षेत्र पर अक्सर विवाद की खबरें हम सुनते रहते हैं, जिसका एक ये भी उदाहरण है। निम्नलिखित की अवस्थिति पर विचार कीजिए। स्प्रेटली आइलैंड
पार्सेल आइलैंड, रियाऊ आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। दक्षिण चीन सागर की अवस्थिति वैसे भी महत्वपूर्ण है, इसको आपने पहले भी कई सारे एपिसोड में हमने कवर किया है, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है क्योंकि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो चीन यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, उसके दक्षिण में दक्षिण चीन सागर। कौन कौन से आइलैंड आपको दिख रहे हैं? यहाँ पर है पारासेल आइलैंड, यहाँ पर स्प्रेटली आइलैंड, रियाऊ आइलैंड भी यहाँ पर है। जो नहीं है वो कौन सा है? सुलावेसी। सुलावेसी यहाँ पर होगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुलावेसी नहीं है, 1, 2 और 3, यानी कि विकल्प बी। प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है इस क्षेत्र में। आप देखेंगे बाकी भी जो आइलैंड हैं, कई बार आप कभी कभी इनको भी देख सकते हैं कि इंडोनेशिया में कौन कौन से द्वीप शामिल हैं। यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाती है कि बोर्नियो आइलैंड में कौन कौन से हैं। जैसे बोर्नियो आइलैंड में आपको मलेशिया भी दिखेगा और इंडोनेशिया का भी हिस्सा दिख जाएगा। इस हिसाब से पूरे मैप को एक बार देखते हुए आपको चलना है। अगली खबर है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के तलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज की है। लिथियम वाली न्यूज़ पहले भी चर्चा में थी। तो प्रश्न है, धात्विक खनिज सामान्यतः आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिजों के वितरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग की तुलना में धात्विक खनिजों से अधिक संपन्न है। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन और महाद्वीपीय मग्नतट जीवाश्म ऊर्जा खनिजों के सर्वाधिक संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं। अब जो खनिजों वाला क्षेत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है पृथ्वी के अंतर्गत जहां जहां ये पाए जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होगा कि आपसे केवल लोकेशन वाला सवाल ही पूछेगा। जो खनिज क्षेत्र है, खनिज संसाधन है वैश्विक स्तर पर, गौर से देखिएगा, ये सिलेबस में भी आपके मेंशन है। तो इस प्रश्न को फिर से समझे कि धात्विक खनिजों की बात की गई है, सामान्यतः आग्नेय या रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिजों के वितरण को ध्यान में रखते हुए आपको बात का उत्तर देना है। सही कथन पूछा गया है। पहला कहता है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग की तुलना में धात्विक खनिजों से अधिक संपन्न है। अब यहाँ आपको मिल जाएगा जो चट्टाने हैं कौन कौन सी हैं? आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। अब जो धात्विक खनिज है आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? आग्नेय में मिल सकते हैं, कायांतरित में मिल सकते हैं, कायांतरित से फिर जो कायांतरित होंगी उनमें भी मिल सकते हैं, लेकिन जो अवसादी से कायांतरित होंगी उनमें मिलने की संभावना कम है, क्योंकि इन अवसादी से जो कायांतरित होंगी उसमें आपको सेडिमेंट्स जिसे कहते हैं, लकड़ी, कोयला और जीवाश्म ईंधन, ये ज़्यादा मिलेगा है। और अगर ये कायांतरित चट्टाने बाद में या अवसादी चट्टाने फिर से ज्वालामुखी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए तो फिर आग्नेय चट्टान के रूप में बदल सकती है। ये आपने बेसिक चीज़ों में पढ़ा है। यहाँ पर आपको पूरा वितरण दिख जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन से तत्व मौजूद है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कॉपर, गोल्ड, ठीक है। अब आते हैं उस क्षेत्र में। तो ये कौन सा भाग है जो आपको हरे रंग से दिख रहा है? बेसिकली सेडिमेंट्री जोन है, ठीक है। और ये वाला जो आपको ऑरेंज रंग से दिख रहा है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय निमग्न तट भी इसका हिस्सा है। और यहाँ पर आएगा मैदानी भाग जो कि नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें राजस्थान वाला हिस्सा भी शामिल है। और ये अवसादी वाला क्षेत्र है, अवसादी चट्टाने हम कह सकते हैं, अवसाद से निर्मित है। तो अब आते हैं स्टेटमेंट्स पर। भारत का प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग की तुलना में धात्विक खनिजों से अधिक संपन्न है, सही बात है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन और महाद्वीपीय मग्नतट जीवाश्म ऊर्जा खनिजों के सर्वाधिक संभावना वाले क्षेत्र हैं, ये भी सही होगा क्योंकि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ये वाला कोल फील्ड्स मौजूद हैं जो कि दामोदर नदी वाला और महानदी वाला रीजन है, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। ऑप्शन सी इसका आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगली खबर, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण जो कि 246 किलोमीटर लंबा होगा, दिल्ली दौसा लालसोट खंड है ये, इसका उद्घाटन किया। कौन सा है? दिल्ली से दौसा से लालसोट। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों से
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है? ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, और आपको सही कूट का चुनाव करना है। तो देखें, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण हो रहा है। तो अभी जो वर्तमान में एक हाईवे था वो 1425 किलोमीटर के आसपास था, जबकि इसको जो बनाया जा रहा है ये 1380 किलोमीटर के आसपास होगा। यानी इसकी जो टोटल लंबाई है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये होगी कि ये कहीं ज़्यादा तेज होगा और काफ़ी ज़्यादा उससे बेहतर व्यवस्था के तहत संचालित होगा। बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं होंगे। तो दिल्ली से शुरू होगा, दिल्ली, गुड़गांव, मेवात, रणथंभौर, कोटा, ठीक, यहाँ पर मुकुंदरा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत और फिर मुंबई तक इसको जोड़ देगा। ठीक है, तो ये इसके एक्सप्रेसवे की लोकेशन है, किन किन शहरों से जाने वाला है, ये आपको चीज़ों को समझना है। प्रश्न में कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, या इसमें कौन सा शहर आता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरता क्योंकि गुरुग्राम के पास से आ जाता है। राजस्थान में आएगा, मध्य प्रदेश के रतलाम के पास आएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा गुजरात और फिर महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं होगा। क्या पूछा गया है? नहीं गुजरता, तो केवल एक इसका उत्तर हो जाता है। अगली खबर, हाल ही में एयर इंडिया ने शीर्ष विमान निर्माता एयरबस जो कि फ्रांस की है और बोइंग जो कि यूएसए की है उससे 470 यात्री विमान खरीदने के लिए लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर के 2 बड़े सौदों की घोषणा की है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अमेरिकी शहरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो और लॉस वेगस। आपको याद होगा न्यूयॉर्क की हम इसके पहले भी किसी एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि पूर्वी तट पर स्थित है। उसके हिसाब से आप एक बार सोचेंगे कि कहाँ पर कौन सा है, हालांकि हम मैप में देख लेंगे। हमें जाना है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो हमें मिल जाएगा पहले लास वेगस, फिर शिकागो, फिर वॉशिंगटन और फिर न्यूयॉर्क। तो इसका क्रम कैसा बनेगा? लॉस वेगस, शिकागो, वॉशिंगटन डीसी और फिर न्यूयॉर्क। 4 3 2 1 विकल्प डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न, हाल ही में नागरहोल बाघ अभयारण्य में हुई पक्षियों की गणना में लगभग 290 पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है, जिसमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। अब नागरहोल बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जैव मंडल आगार या फिर बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? ऑप्शन में दिया हुआ है नीलगिरी, पचमढ़ी बायोस्फीयर, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व या फिर अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे प्रश्न पहले भी काफ़ी सारे पूछे गए हैं। तो कहाँ पर है नागरहोल बाघ अभयारण्य? इसमें आपको दिख जाएगा, जो भी यहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 स्टेट को याद रखना है। तो स्टेट बाउंड्री अगर आप छोड़ दें, बाकी जो भी आपको कलरफुल यहाँ पर दिख रहा है ये बेसिकली है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में फिर बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर घोषित किए गए हैं। जैसे यहाँ पर है नागरहोल नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक वाले हिस्से में आता है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, इसी तरह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुकुर्थी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और कुछ अदर पार्ट भी आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1 और 2 मिल जाती है। मतलब इसमें ये नाम भी आप याद इसलिए रख सकते हैं क्योंकि किसी और क्वेश्चन में ऐसा फ्रेम किया जा सकता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से शामिल हैं। तो इसके हिसाब से इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़े, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के क्षेत्र में किया जा रहा है। आयोजन की तारीख दी हुई है 20 फरवरी 2023। अब प्रश्न है लेह के संदर्भ में। लेह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लेह वैसे भी लेह और लद्दाख का क्षेत्र चर्चा में बना हुआ था। पहला स्टेटमेंट है लेह को मनाली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 3 का विस्तार अटारी बॉर्डर तक है। दूसरा, नेशनल हाईवे 3 पर चलते हुए मनाली से लेह जाने पर दाईं ओर सोमोरिरी झील जबकि बाईं ओर हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। उसके बाद दिल्ली से लेह तक सबसे छोटे सड़क मार्ग से जाने के लिए कम से कम एक बार सिंधु नदी पार करनी पड़ेगी। उसके बाद लेह से पेंगोंग त्सो झील जाने का एक मार्ग खारदुंगला दर्रे से भी गुजरता है।
जो जास्कर पहाड़ियों के मध्य है। चारों ही आपसे काफी ज्यादा जानकारी की डिमांड रखते हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो एक एक करके देखते हैं। लेह को मनाली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 3 का विस्तार। लेह कहाँ पर है? यहाँ को दिख जाएगा इसमें, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर। अब लेह को मनाली से जोड़ना है तो कुल्लू के पास यहाँ पर आपको दिख जाएगा मनाली, कुछ इस तरह से एक हाईवे जाता हुआ दिखता है। ये सही है कि ये नेशनल हाईवे 3 है। अटारी बॉर्डर तक जाता है या नहीं, ये भी हम आगे देखते हैं। अगला है नेशनल हाईवे 3 पर चलते हुए मनाली से लेह जाने पर दाईं ओर तो मोरीरी झील, जबकि बाईं ओर हेमिस नेशनल पार्क मिलेंगे। तो जब आप मनाली से यहाँ लेह तक जाएंगे तो आपको दाईं ओर तो मुरारी या मोरीरी झील और बाईं ओर हेमिस नेशनल पार्क मिलता है। ये स्टेटमेंट सही है। दिल्ली से लेह तक सबसे छोटे सड़क मार्ग से जाने के लिए एक बार सिंधु नदी को पार करना पड़ेगा। इसको अगर आप देखेंगे, ये इस नक्शे में भी मिल जाएगा आपको। लेह को आप देखिए, यहाँ पर गुजर रही है सिंधु नदी, तो लेह सिंधु नदी के प्रवाह मार्ग के दाईं ओर है। और अगर आप इस नक्शे में देखेंगे तो आपको उत्तर की ओर मिलेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से यहाँ तक जाना हो तो उसे निश्चित तौर पर सिंधु नदी से गुजरना पड़ेगा एक बार। सही है। अगला, लेह से पेंगोंग सो झील जाने का एक मार्ग खारदुंगला दर्रे से भी गुजरता है, जो जास्कर पहाड़ियों के मध्य है। लेह से कहाँ जाना है? पेंगोंग सो झील। पेंगोंग सो यहाँ पर है, लेह यहाँ पर है। ये आपको इस मैप पर ज़्यादा बेहतर दिखेगा। पेंगोंग सो झील यहाँ है, ठीक। लेह यहाँ है, खारदुंगला दर्रा यहाँ है, ठीक। यहाँ क्या लिखा है इन्होंने कि जास्कर पहाड़ियों के मध्य स्थित है, जबकि जास्कर रेंज आपको यहाँ मिलेगी। ये जास्कर माउंटेन्स, ये तो लद्दाख वाली रेंज है। तो यहाँ पर जब खारदुंगला दर्रे से गुजरेगा तो जास्कर रेंज से नहीं गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, फिर जाएगा पेंगोंग सो। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब आ जाते हैं पहले वाले पर, जो लिखा हुआ था कि NH3 का विस्तार अटारी बॉर्डर तक है। तो आपको मिल जाएगा लेह मनाली और फिर यहाँ तक अटारी बॉर्डर। ये वाला स्टेटमेंट भी सही था, पहला वाला। अब क्या पूछा है? गलत बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। तो इस तरह से इस पूरे क्षेत्र में जो भी विशेष स्थितियां हैं उन पर एक बार आपको देखना है कौन से दर्रे हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न ले लें, प्रीलिम्स 2013 में पूछा जा चुका है। अभ्यास के लिए दिया हुआ है नौकरेक जीवमंडल रिजर्व, आगे गारो पहाड़ियाँ, लोकटक झील, बरेल क्षेत्र, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, डफला पहाड़ियाँ। आपको बताना है कौन सा सही है। तो नौकरेक जीवमंडल रिजर्व, गारो पहाड़ियाँ, ये है गारो पहाड़ियाँ मेघालय में, और यहाँ पर है नौकरेक नेशनल पार्क। सही है। दूसरा, लोकटक झील बरेल क्षेत्र दिया है। लोकटक झील आपको यहाँ मिलेगी मणिपुर में, पता है। बरेल रेंज जबकि इससे बहुत दूर है, यहाँ पर है, जबकि उसके बीच में बराक नदी भी प्रवाहित होती है। तो ये स्थिति गलत है यहाँ पर। उसके बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, आगे डफला पहाड़ियाँ। तो नामदफा नेशनल पार्क यहाँ है, यहाँ बिल्कुल आप देखेंगे म्यांमार के पास वाले क्षेत्र में यहाँ। जबकि डफला पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल वाले क्षेत्र में। तो ये भी उससे बहुत दूर की बात है, ये भी गलत है। कौन से सुमेलित है? केवल एक, यहाँ पर सही उत्तर है। अब एक अभ्यास प्रश्न जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के प्रवाह मार्ग पर विचार कीजिए। पहला, सोन, नर्मदा, लूनी और माही। बेसिकली नदियों पर ध्यान इसलिए भी देना है क्योंकि नदियों को भूलना सबसे ज़्यादा आसान होता है। हम लोग भूल जाते हैं कि कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। आपको इसमें से क्या बताना है कि कौन सी नदी या नदियाँ कर्क रेखा के केवल किसी एक ओर ही प्रवाहित होती हैं। इन चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले सेशन में इसका उत्तर लेकर के आएंगे और बहुत सारे नए सवालों को भी शामिल करेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें फिर से दिमाग से निकल जाती हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी ठीक से करिए। शुक्रिया।